चैनल आरपीसी टॉपर खेम बेनीवाल में हम मार्गदर्शक सीरीज पर चल रहे थे और मार्गदर्शक सीरीज की श्रृंखला में ही आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान को कैसे पढ़ा जाए। जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है उसको हम कैसे पढ़ें या उसका अभ्यास है वो कैसे करें या सर्वोत्तम स्कोर है वो कैसे करें। तो अपनी आज का जो सेशन है वो पूरा मनोविज्ञान के बारे में रहेगा। अगर आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो आरपीएससी या आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी पीटीआई फर्स्ट ग्रेड या पीटीआई सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड या अन्य कोई भर्ती अध्यापक भर्ती तैयारी करते हो तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान का एक बड़ा महत्व होता है। और अधिकतर बच्चे इस चीज से डरते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक हार्ड सब्जेक्ट है। ये डर मेरे अंदर भी था, क्योंकि जब अपन ग्रेजुएशन करते हैं तो इस दौरान इस सब्जेक्ट से अपना ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता है और एक बाजार के अंदर जो माहौल किया गया कि एक सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। जब मैंने इसको पढ़ा और आरपीसी के एग्जाम दिए तो उनमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर इसके अंदर होता था। तो मैं इसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, जो मैं ये क्या सामान्यज्ञ हूं कि मैं स्कोर कर सकता हूं एक नॉर्मल मनोविज्ञान के अंदर, तो आप भी स्कोर कर सकते हैं। तो इस मनोविज्ञान में स्टूडेंटों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है या फिर क्या क्या दुविधाएं आती है, कहां से पढ़ें, कहां से अभ्यास करें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारे पास में स्रोत होना चाहिए, तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे आज के मेन चैप्टर है कि मनोविज्ञान को हमको कैसे पढ़ना है, अभ्यास कैसे करना है, सर्वोत्तम स्कोर कैसे करना है। हम यहाँ क्या है 100% की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कोई विशेषज्ञ ही करवा सकता है। हम क्या करेंगे सर्वोत्तम स्कोर की ओर जाएंगे कि 90% क्वेश्चन आप कर पाए। उसके लिए अपनी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा समझ पर आधारित है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ पर 90 या फिर 100% भी स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसमें स्कोर में बहुत लो यानी 0% तक भी जा सकते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप इस सब्जेक्ट को क्या है समझे। ये पूरे तरह से समझ पर आधारित सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में क्या क्या अपन कर सकते हैं इसमें अच्छा, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात रहेगी कि ये सब्जेक्ट एक समझ पर आधारित है और अपन इसकी जीरो से शुरुआत कैसे कर सकते हैं। कोई भी शुरुआत होती है वो हमेशा जीरो से होती है, उसकी हम जीरो से शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम ये बात है इसके अंदर कि आप अपना सिलेबस को समझें कि आपका सिलेबस क्या है। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो उसमें भी 5 से क्वेश्चन पूछते हैं, सेकंड ग्रेड वगैरह जितने भी एग्जाम है उनमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जो वैल्यू होती है कि आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या सिलेबस समझने के बाद में ये क्या है, ये पूरा जो विषय है वो समझ पर आधारित है। समझ पर आधारित है और इसमें रटना नहीं है। अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं कि इस सब्जेक्ट को क्या करते हैं रटना शुरू कर देते हैं। ये सिद्धांत इसने दिया, इसमें बिल्ली था, इसमें कुत्ता था, इस तरह का सिद्धांत अब ये काम नहीं करते थे। वो पुराने समय के सवाल आते थे, अब पूरी तरह से समझ पर आधारित सवाल आते हैं। आपने पूरा अच्छे से समझा है तो आप इसको स्कोर कर पाओगे, अगर आपने नहीं समझा है तो आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो अपन अगर शरणबद्ध तरीके से बात करें कि आपको कैसे शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़नी है, तो पहला जो शरण आता है वो आता है कि सिलेबस को समझे। आप सिलेबस आपका है, जैसे कौन कौन से टॉपिक है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे संज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, क्या क्या चैप्टर है, उन चैप्टरों से ही आते हैं सवाल। और आरपीसी की ये खासियत है कि सिलेबस को छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। अब क्या है समझ बनानी है, तो समझ कैसे बना सकते
है। तो मेरा ये आपसे सजेशन है, आप किसी भी एक टीचर से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आप किताब लेके बैठ गए और आपको समझ कुछ आ नहीं रहा है और आप कितना ही बड़ा ग्रंथ लोगे, आपके कोई काम का नहीं है। तो आप क्या करो, बेसिक एक समझ टीचर से बढ़ानी जरूरी है, जिससे आपको बेसिक पूरा तैयार हो जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और इसको समझ कैसे सकते हैं। रटने वाली चीजें इसमें काम करेगी नहीं। तो उसके क्या करो, आप जुड़ के और उसको नोट्स वगैरह बढ़ाओ और फिर उन्हीं नोट्सों को आप रिवाइज करो। अब टीचर्स के रूप में आप किससे जुड़ सकते हैं, तो बहुत सारे टीचर्स हैं। यहां ऐसे नहीं, यहां टीचर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप किससे समझ पा रहे हो ये ज्यादा जरूरी है। कौन से टीचर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो रही है, तो ये चीज सबसे ज्यादा अगर मायने रखेगी तो वो टीचर्स रखेगी। अब बात करूं तो जैसे एक सर है जितेंद्र बोरा सर, इनकी क्लासेस कोशिश करेंगे कि आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएं, नहीं तो इनकी क्लासेस यूट्यूब टेलीग्राम पर अभी ये पढ़ा नहीं रहे हैं। अगर आप जीरो से तैयार करना चाहते हैं तो आप इनसे आप क्लास देखना एक बार, आपका बेसिक इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कोई भी बुक्स पढ़ोगे तो उसको आप आसानी से समझ जाओगे। तो आपको क्या करना है, बेसिक पूरी जो है वो तैयार करना है। अब उस बेसिक पूरा तैयार करने के बाद में आपको क्या करना है, कोई भी जो जैसे बुक्स है या आपके नोट्स है, उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के साथ साथ में एक जो बड़ी चीज है वो है पीवाईक्यू। प्रत्येक टॉपिक के आए हुए प्रश्नों से आप उससे निकालना है। जैसे पीवाईक्यू के लिए एक बुक आती है अवनी। अब जैसे ही आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे अभी प्रेरणा पढ़ा, तो अभी प्रेरणा पढ़ने के बाद में उसके पीवाईक्यू निकालो और पीवाईक्यू निकालने के साथ साथ में उसमें हाईलाइट करो कि ये प्रश्न आया हुआ है। इतना आप करते हो तो उससे वो आपके चैप्टर है वो पूरी तरह से आपके तैयार हो जाता है। इसके बाद में जब ये कर लेते हो तो इसके बाद में जो लास्ट चरण बचता है वो बचता है रिवीजन का। अब आपको क्या है, जो आपकी बुक्स है उन्हीं को आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है। उन्हीं को बार बार आप पढ़ोगे और उसमें पीवाईक्यू ऐड करते जाओगे। जैसे पीवाईक्यू मान लो अभी प्रेरणा कोई सवाल है आपके नोट्स में नहीं है तो आप उस नोट्स में उसको ऐड करो, या पीवाईक्यू की कोई व्याख्या है वो आपके नोट्स में ऐड नहीं है तो उसको आप क्या करो, ऐड करो। इस तरह से आप अपने नोट्सों को या जो भी बुक्स है आपके पास में उसको आप बहुत अच्छे से आपको करना है। अब अपन बात करें बुक्स के बारे में कि कौन कौन सी हम बुक्स ले सकते हैं। अब बुक्स बाजार के अंदर बहुत सारी है, सभी बुक्स अच्छी है, सभी बुक्स क्या है, अच्छी है। तो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, वो बुक जो आपको समझ में आए, आपको समझ में आना चाहिए। वहां क्वेश्चन बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। जैसे कुछ अगर आ भी जाएंगे ना लाइनें तो इतनी आपको याद भी नहीं रहेगी। तो आप ये कोशिश करो कि एक लिमिटेड सोर्स के रूप में आप बुक्स का प्रयोग करो। अब जैसे बुक्स है, बुक्स के बारे में बात करें तो बुक्स जैसे एक आती है धीर सिंह की, धीर सिंह की बुक्स आती है। ये बुक्स क्या है, पढ़ने लायक नहीं है। इनकी जो क्लास के नोट्स है अगर आप वो बनाते हो तो आप इनसे जोड़ सकते हो। बुक्स में इनके इतना कचरा दिया हुआ है कि जिसकी याद भी नहीं हो सकते है, और यहाँ आप कोशिश करते हो 20 से 20 करने की। इतना सारा मैटर आपको, हर एक लाइन हर एक फैक्ट आपको याद नहीं होता है। एक बुक आती है लकी आहूजा मैम की, ये बुक भी ठीक है, इतना थोड़ी चीजें समझाई हुई है। एक बुक आती है शिखवाल की भी आती है। ऐसी बाजार में बहुत सारी बुक्स आती है। अब बुक्स से ज्यादा आपको मेरे हिसाब से जो क्लास के आपके नोट्स है प्लस पीवाईक्यू, उनको आप ऐड करते जाओ, जिससे आपकी समझ विकसित हो जाएगी। और समझ विकसित होने के बाद में आप क्या सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरा ये बात होती है कि इसको हम जो
बुक्स है इनको भी शॉर्ट में बनाने की कोशिश करो। खुद के शॉर्ट नोट्स की थ्योरी है वो क्या है। यहां ज्यादा कुत्ते बिल्ली वगैरह है उन चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। अब अगला जो एक चीज आती है वो आती है कि परिभाषाओं के संबंध, कि परिभाषाएं कैसे याद करनी है। तो अब लगभग आरपीएससी ने परिभाषाएं पूछनी बंद कर दी है। जैसे पिछले सेकंड ग्रेड की बात करें तो 80 प्रश्न आए थे मनोविज्ञान की, एक भी परिभाषा नहीं थी। फिर भी कब पूछ ले तो अपने को परिभाषाएं याद करनी है। अब याद बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं होती है। याद इसलिए नहीं होती है कि बुक्स के अंदर मान लो 20 परिभाषाएं दी हुई और मान लो 8 चैप्टर है तो 160-70 ऐसे करके 200 प्लस आपके पास में परिभाषाएं हो जाती है। अब आपको ये पता नहीं है कौन सी परिभाषा इंपॉर्टेंट है या कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस इंपॉर्टेंस का एकमात्र आधार है वो है पीवाईक्यू। पहले चरण के अंदर आपको जितनी भी परिभाषाएं आज तक आई हुई है उन परिभाषाओं को याद करनी है। जैसे आपने बुद्धि चैप्टर पढ़ा तो बुद्धि चैप्टर पढ़ने के बाद में जो आप पीवाईक्यू निकालते हो टॉपिक वार बुक लाके, जैसे अवनी की एक बुक आती है पीवाईक्यू के रूप में, अच्छी बुक है, पूरे क्वेश्चनों का संकलन है। तो उस बुक से आप अगर इस क्वेश्चन को निकालते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि ये परिभाषाएं आई हुई है। तो पहले चरण के अंदर इन पीवाईक्यू से इन परिभाषाओं को याद करना है। दूसरा याद करने का तरीका ये कि आप पूरी परिभाषा नहीं करके उसके कीवर्ड पकड़ो, उसके क्या कीवर्ड है। जैसे भाई कीवर्ड जैसे बुद्धि है वो, अब जैसे बकिंगम है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बुद्धि क्या है, अधिगम की प्रक्रिया है। बुद्धि क्या है, अधिगम की प्रक्रिया है। तो आप याद कर लो बकिंगम अधिगम। इसी प्रकार से जैसे मनोविज्ञान क्या है, जन्म से वृद्धावस्था। अब ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो, हाडा एंड हाडा। तो अब हाडा क्या होता है, जन्म से बूढ़ा, वृद्धावस्था। तो इस तरह से की पॉइंट पकड़ो। इसी प्रकार से बुद्धि के संदर्भ में जैसे थ्रस्टन है, थ्रस्टर ने कहा कि बुद्धि क्या है, जटिल संबंध। तो आप इनको क्या है, रिलेट करो। जैसे जो थ्रस्टन, थ्रेसर, अपने जो किसान के बेटे हैं तो थ्रेसर के बारे में जानते हैं, ये थ्रेसर कितना जटिल होता है, उसमें किस प्रकार के यंत्र इतने जटिल लगे हुए थे कि वो अनाज को अलग कर देता है। तो ये थ्रस्टन, थ्रस्टन जटिल। ऐसे की पॉइंट याद करो और उन्हीं की पॉइंट को क्या करो, शॉर्ट रूप में लिख दो। जैसे एक पेज बढ़ाया, ये इसमें बुद्धि और इसमें बुद्धि की परिभाषाएं हैं, वो लिखते रहो। इसका ये इसका कीवर्ड, ये इसका कीवर्ड, और उनको 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाती है। और सिद्धांत है मान लो बुद्धि का, तो वो किसने दिया, उसकी क्या खासियत है। इस तरह से उसको क्या है, अच्छे से आपको तैयार करना है। अगला क्या है, एक तो क्या है, अप्लाइड बेस अब क्वेश्चन आ रहे हैं। अप्लाइड बेस पर क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपकी अगर समझ होगी तो ही आप क्वेश्चन को कर पाते हैं। इसलिए आप रटने से ज्यादा इसको समझने पर जोर दो। टीचर जो बता रहा है वो चीज का उसका क्या महत्व है, आप उसकी क्या जो बेसिक टर्म्स है वो आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चों का क्या क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चे क्या है, ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया और फिर उसकी व्याख्या नीचे दी हुई है, और इस तरीके से क्वेश्चनों से ये सब फेल होने का सबसे आसान तरीका है। फेल होने का सबसे आसान तरीका है। भाई गणित है, जैसे गणित की तरह ही है मनोविज्ञान पूरी तरह से। अब जैसे गणित में आपको औसत का फॉर्मूला ही नहीं आ रहा है या लाभ हानि का आपको फॉर्मूला ही नहीं आ रहा है, उससे पहले आप क्वेश्चन लेके और उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो होनी जरूरी है, और वो क्या है नहीं होती है तो ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस मत करो। पहले किसी अच्छे से लेके, ऐसे नहीं कि किताब लेके बैठ गए हो, कुछ समझ में चीजें आ नहीं रही है फिर भी किताब लेके बैठे हैं क्योंकि किताब ही पढ़नी है, सिलेक्शन किताब से होता है, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन आपके दोनों चीजें बराबर मायने रखेगी कि आप इसको समझ कैसे पाते हैं।
और समझ के साथ में अब आप PYQ कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसका रिवीजन करते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब रिवीजन का भी बेसिक एक तरीका होता है। रिवीजन का क्या तरीका है? रिवीजन का तरीका यह है कि मनोविज्ञान जैसे इसमें क्या है, दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक तो क्या है, बड़े टॉपिक, और एक है छोटे टॉपिक। अब बड़े टॉपिकों की बात करें, जैसे विकास, अधिगम, व्यक्तित्व, ये बड़े चैप्टर है। छोटे चैप्टर में जैसे अभिप्रेरणा है, समायोजन है, बुद्धि है, ये क्या है, छोटे चैप्टर है। अपन अक्सर क्या करते हैं, एक बार मेरी ये आप पूरा इसको जैसे आपके सिलेबस दिया हुआ है या जैसे आपके टीचर ने पढ़ाया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6, ऐसे यूनिट वाइज इसको पढ़ लो। एक बार तो इसको अच्छे से पढ़ लो। जब सेकंड बार आप रिवीजन करते हैं तो मेरी ये सलाह होती है कि आप इन छोटे जो टॉपिक है इनको पहले तैयार करो, इनको आप पहले पढ़ो, क्योंकि इनका एक तो मैटर लिमिटेड होता है। जितना विकास अकेला है उतना ये अभी प्रेरणा वगैरह ये बाकी वाले चैप्टर है। तो जिससे क्या है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 2 दिनों में ये चैप्टर कर लिया, बाकी 5 दिनों में इस चैप्टर को आराम से कर सकता हूं। दूसरा, अपन क्या गलती करते हैं, जैसे ही अपन ने शुरू किया जैसे विकास से, और विकास से पढ़ते हुए अधिगम तक आते हैं, तब तक शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है, वापस विकास की तरफ जाते हैं, जिससे ये 2 चैप्टर ना तो पूरे होते हैं और ना ये चैप्टर मजबूत होते हैं। तो इन चैप्टरों को बहुत अच्छे से आपको मजबूत करना है। तो ये आपके लिए रणनीति होनी चाहिए कि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ो उसको पहले समझो, समझने के बाद में उसमें जितने भी PYQ है उनको हाईलाइट करो कि ये सवाल आए हुए हैं, क्योंकि अधिकतर सवाल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। भाई देखते हो आप, समायोजन की युक्तियां होती है, उनमें प्रतिस्थापन क्या है या वगैरह, ये सब वापस सवाल उन्हीं के उदाहरण के आसपास उदाहरण आते हैं। आप क्या PYQ देखते नहीं हो और उन्हीं चीजों को वापस पढ़ते रहते हो। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, समझ में नहीं आया तो भी किसी की हेल्प नहीं लेते हो। तो किसी भी टीचर से जुड़ के जहां से अच्छा समझ में आए वहां से जुड़ सकते हो। और अगर आपको फ्री में पढ़ना है, फ्री प्लस क्वालिटी दोनों के साथ पढ़ना है, तो आपको जितेंद्र बोरा सर के वीडियो मिल जाएंगे। आज तक जिन्होंने भी मनोविज्ञान पढ़ा है कभी कोई शिकायत नहीं आई है। अब अपन क्या बात करते हैं, ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान है, ये सिलेबस किसका है, ये 2nd ग्रेड का सिलेबस है वर्तमान। ये 2nd ग्रेड का वर्तमान में सिलेबस है। अब ये जो 2nd ग्रेड का सिलेबस है, ये टॉपिक सेम, इन्हीं के इर्द गिर्द RPC पूरी टारगेट रहती है। भाई जैसे आप इन चैप्टर को देखोगे, एक ये या विकास है, अधिगम है, ये सब चैप्टर किसमें, 1st ग्रेड में भी सेम है। और ये जो 2nd ग्रेड में जो सिलेबस होगा वही सिलेबस आपके PTI में आएगा। PTI चाहे 1st ग्रेड हो चाहे 2nd ग्रेड हो, यही सिलेबस आपके लाइब्रेरियन में आएगा। लाइब्रेरियन जो 2nd ग्रेड होती है, तो उनका सिलेबस सेम है। PTI 2nd ग्रेड हो, PTI 1st ग्रेड हो, या फिर लाइब्रेरियन हो 2nd ग्रेड हो, या फिर 1st ग्रेड हो, ये इनका क्या है, RPC का एक आदर्श सिलेबस है। इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि अभी अपडेट किया है 2025 के अंदर इसको, सितंबर 2025 के अंदर इसको अपडेट किया है। तो इन्हीं के आसपास आपके सवाल घूमेंगे, या सिलेबस है आगे आने वाली भर्तियों में यही सिलेबस है घूमेंगे। अब इसमें जो चैप्टर है, जैसे इसमें 8 यूनिट है, पूरी 8 यूनिट में ये 2nd ग्रेड का सिलेबस है, ये बांटा गया है। पहली यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान, स्वरूप, क्षेत्र, प्रभावी शिक्षण के लिए इसका महत्व, परिभाषाएं वगैरह ये। दूसरा चैप्टर है विकास, विकास की अवधारणाएं कौन कौन सी है और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। फिर इन्होंने नाम दे दिया संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, भाषाई और शारीरिक विकास। इन्हीं सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। फिर अगला है जैसे लर्निंग, अधिगम, अधिगम के क्या अर्थ है और इसके क्या प्रकार है। फिर व्यवहारवादी संज्ञानात्मक क्या है, सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण, और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है, और शिक्षक के लिए इसका क्या निहितार्थ है। ये चैप्टर दिया हुआ है।
आगे जैसे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, इसका अर्थ क्या है, इसके कौन कौन से सिद्धांत है, इसका मापन, समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य, ये अभी सेकंड ग्रेड में नया शामिल किया है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में ये पहले भी चैप्टर था मानसिक स्वास्थ्य संबंधी। फिर बुद्धि और सृजनात्मकता, इसकी क्या अर्थ है, सिद्धांत है, मापन, सीखने में इसकी क्या भूमिका है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, इमोशनल इंटेलिजेंट, अवधारणा और इसका व्यवहार में क्या उपयोग है, प्रेरणा, मोटिवेशन, ये पढ़ते ही है लोक प्रशासन वगैरह में, अर्थ और प्रकार, प्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत है, और शिक्षण अधिगम में इसके क्या निहितार्थ है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, इसके स्रोत और कक्षा कक्ष में इसके क्या निहितार्थ है, और समावेशी शिक्षा क्या है। इसमें जो अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बालक है या कमजोर है जो सीखने में, उनके बारे में, और दूसरा क्या है, जैसे इसमें क्या है, सवाल है जो फिक्स होते हैं लगभग, जैसे प्रतिभाशाली बालक की कैसे पहचान करते हैं, उसके लिए क्या पढ़ाते हैं वगैरह, ये सवाल आते हैं। समावेशी शिक्षा है, ये चैप्टर भी अब क्या है, सेकंड ग्रेड में एक नया चैप्टर दिया है। समावेशी शिक्षा के अंदर आपको ये पढ़ना है कि इन सभी बच्चों को एक साथ कक्षा के अंदर हम कैसे पढ़ा सकते हैं, समावेशी कैसे कर सकते हैं। 21वीं सदी में कौशलों का विकास, ये सबसे नया चैप्टर है। अभी तक की कोई परीक्षाओं में इसका ये था नहीं, अभी ये क्या एनईपी वगैरह में ये चैप्टर चलता है, एनसीईआरटी वगैरह में इस पर टीचरों की ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, तो ये लेटेस्ट अपडेट टॉपिक है। तो इसको क्या करना है, आपको 2-3 जगह से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुल मिला के एक सिलेबस था सेकंड ग्रेड का, जो एक आदर्श सिलेबस के रूप में है। अब इसमें क्या है, सेकंड ग्रेड में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अधिगम और विकास, इन दोनों के सवाल आते हैं 4-4, तो ये 8 सवाल हो गए, और बाकी जो 6 इकाई पीछे बसी उनसे सवाल आते हैं 2-2, 12 और 8 20 क्वेश्चन 40 नंबर के आते हैं। 40% के रूल के अंतर्गत जो ये इस शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप समझ लेते हो तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बस आपके पास क्या होनी चाहिए, एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए कि आपको मनोविज्ञान को कैसे पढ़ना है। 100% की तरफ आपको भागना नहीं है, आपको क्या करना है, समझ विकसित करनी है, और उसी समझ के अंदर आपको क्या है, इस सिलेबस को, आपके मनोविज्ञान का जो सिलेबस है उसको 2 भागों में बांट लो, एक बड़े टॉपिक और एक छोटे टॉपिक। छोटे टॉपिकों को ज्यादा बार पढ़ो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन फिक्स आता है और इनसे क्वेश्चन सिंपल आता है। अभी प्रेरणा के आप क्वेश्चन देख लेना, बहुत सिंपल आते हैं। बुद्धि के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इनके क्वेश्चन क्या आते हैं, सिंपल आते हैं, और इन पर ज्यादा मेहनत करोगे, पीवाईक्यू ऐड करोगे, यहाँ स्कोर कर सकते हो। ये क्या बड़े चैप्टर है, जैसे अधिगम है या विकास है। अब इन पर आप कितनी मेहनत करोगे, इनका मैटर है वो 100 पेज का होता है, और इनका मैटर है 60-70 पेज का होता है। तो जिससे क्या, इन चैप्टरों को अच्छे से पहले आप रिवाइज करते हो, तो इनको आप अच्छे से तैयार करो। दूसरा ये करना है आपको कि इसको रोज टाइम दो। इसको आपको क्या करना है, रोज पढ़ना है। 1 से 1.5 घंटे आपको इसको रोज देखना है। आप रोज पढ़ोगे, और कोशिश ये करो कि सुबह इसको जल्दी पढ़ो, ताकि क्या है, आपका उसमें क्या है, इंटरेस्ट पैदा होगा और आप उसको अच्छे से याद कर पाएंगे। तो ये क्या है कि मैं एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, या साइकोलॉजिस्ट अपने को बनना नहीं है। अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सही करना है, और क्वेश्चन सही करने की रणनीति यही है। बाकी इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है कि इसमें क्या करना है। अपने को तो क्या है, सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट, उनसे आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूं, आपके लिए हेल्प कर सकता हूं कि जितेंद्र बोरा सर की क्लासेज है, और उनके नोट्स है हस्तलिखित, जो मैंने पढ़े थे या मैंने लिखे थे, वो आपको प्रदान कर सकता हूं। बुक्स है, पीवाईक्यू की कोई भी बुक्स आपको लेके आनी है, और उसको आप अच्छे से अगर क्लास देख के और नोट्स बना लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। या पहले आपने किसी टीचर से अच्छे से पढ़ रखा है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको बशर्ते अच्छे से समझो। तो ये पूरी छोटा सी सेशन था, वो था शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में।
तो और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट में बताना ताकि हम अच्छे से जवाब दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।